प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम सीखेंगे किसी भी वृत्त पृष्ठ या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। किरण आरेखों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जब भी कोई आपतित किरण किसी भी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराएगी तो वह किस दिशा में जाएगी। अब इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं हमारे कल का जो लेक्चर था उसमें से। यह है द्वारक, P है ध्रुव जो है दर्पण का मध्य बिंदु, F है मुख्य फोकस, C है वक्रता केंद्र। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है और जो हमने कल भी पढ़ा था, R बराबर 2F, मतलब जो F है मुख्य फोकस, PF है फोकस दूरी और PC है वक्रता त्रिज्या। जो फोकस दूरी है वो सदैव आधी होगी त्रिज्या के। तो मैंने क्या किया है, मैंने PF को 1.5 सेंटीमीटर ले लिया है। तो फिर उस हिसाब से 1.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो CP कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो F होगा वो हमेशा PC के मध्य में होगा, बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो चलिए, सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, सभी बच्चों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी किरण आरेख बनाएंगे तो हमेशा स्केल और पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्री हैंड बनाने में ये ठीक नहीं बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरेगी, यह है आपतित किरण, तो जब भी वो अगर समानांतर होगी मुख्य अक्ष के तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और ये हम A में देख पा रहे हैं कि यह है आपतित किरणें, और क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो फिर यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। अवतल दर्पण में भी हम देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई है। ये हमने कल वाले लेक्चर में हमने ये देख लिया था, इससे पहले वाले में। अब हमने यहाँ क्या देखना है, यह है मुख्य अक्ष, यह है आपतित किरणें। यह आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, हमें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई नजर आ रही हैं। अब जो इसका दूसरा नियम है वो समझना बिल्कुल आसान है, पहले वाले के बिल्कुल उल्टा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। और यही हम देख पा रहे हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा, यह है आपतित किरण, और जो परावर्तित किरण है वो हमें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई नजर आएगी। चलिए, अब देख लेते हैं आगे के दो नियम। जब भी कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण C से होकर गुजरेगी तो वो C से ही वापस आएगी। हम अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों में इसे देख पा रहे हैं कि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आ जाइए चौथे पर। इसमें क्या है, यह यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बिल्कुल एक समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि जो प्रकाश की आपतित किरण है वो आकर गिर रही है ध्रुव P पर। अब यहाँ पर क्या है, यह है आपतित किरण, और जब वो P से टकराकर परावर्तित होगी तो हमने एक चीज देखेंगे कि एंगल I एंगल R के बराबर होगा। और यह नियम, जो परावर्तन का नियम है जो हमने समतल दर्पण में पढ़ा था, वह सभी प्रकार के दर्पणों पर समान रूप से लागू होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपतित किरण P पे आके गिरेगी और यहाँ पे अभिलंब का कार्य कौन करेगा, PC जो मुख्य अक्ष है, तो फिर एंगल I बराबर एंगल R हो जाएगा। और यही है उत्तल दर्पण में भी। चलिए, अब हम सीखते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण द्वारा किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा याद करा देती हूँ, हमेशा स्केल पेंसिल से बनाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे किरण आरेख बनाएंगे सभी बच्चे। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, CP की दूरी दोगुनी होगी PF की दूरी से। मैंने यहाँ भी
PF को 1.5 सेंटीमीटर लिया है और PC को 3 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप इसी पैमाने पे बनाएंगे बहुत आसानी से बिना किसी गलती के सभी किरण आरेख बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखना है कि जो अवतल दर्पण है उसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। दोबारा याद करा देते हैं, जो MN है वो है द्वारक, P है ध्रुव, F है मुख्य फोकस, C है वक्रता केंद्र। हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारा बिंब है, मतलब जो वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बनना है दर्पण के अंदर, उसे हम AB से दिखाएंगे और हम उसकी दूरी धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम बिंब को धीरे धीरे दर्पण के पास लाते चले जाएंगे। तो अब देखिए कि जो हमने पहला किरण आरेख बनाना है, यहाँ पे जो हमारा बिंब है वो अनंत पर रखा हुआ है। मतलब हम सोचें कि सूर्य हमारा बिंब है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो हमें समझना है। तो अनंत पर रखे हुए बिंब से प्रकाश की किरणें सदैव समानांतर आती हुई ही प्रतीत होंगी। तो जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी वो सदैव F से होके गुजरेंगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो F से होकर गुजर रही हैं तो दोनों के दोनों परावर्तित किरणों ने F पे आके एक दूसरे को काटा है। तो यहाँ पे जहाँ भी प्रकाश की परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिबिंब सदैव वही बनेगा। तो यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। और क्योंकि यह परावर्तित किरणों के असली में मिलने के कारण बन रहा है तो हम इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और यह हमेशा उल्टा बनेगा। और यह हमने अवतल दर्पण द्वारा पेपर को जलाने वाला हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या देखा था, वो जो तीक्ष्ण बिंदु हमें नजर आएगा कागज के ऊपर वह है सूर्य का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ये जो अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है यह बनेगा, उसी को अगर हम याद करें तो वो क्या होगा, सूर्य का प्रतिबिंब। आइए अब हमने बिंब को ले आए हैं हम C के पास, लेकिन C से पीछे रखा हुआ है अभी। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमें बिंब को धीरे धीरे दर्पण के पास लेके आना है। तो जो हमारा AB बिंब है तो वहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी, आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और जो आपतित किरण C से होकर निकलेगी वह C से ही वापस हो जाएगी। और यह दोनों परावर्तित किरणें, एक ये वाली परावर्तित किरण और एक यह वाली परावर्तित किरण, यह जहां आपस में मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो यह कहाँ मिल रही है, F और C के बीच में, परंतु इसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है हमारे बिंब के मुकाबले। और यहाँ पे जब हमने बिंब को A B से दर्शाया था, यहाँ पे हम प्रतिबिंब को A डैश B डैश से दर्शाएंगे। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक लेकिन उल्टा बनेगा। और उल्टा हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम ले आते हैं बिंब को C पर। पहले में हमने क्या देखा, अनंत पर था, फिर हमने C के पीछे रखा। अब हम बिंब को ले आए C पर, वक्रता केंद्र के ऊपर। वक्रता केंद्र के ऊपर जब बिंब है AB, उससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। और जो भी प्रकाश की किरण समानांतर किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर गिरेंगी तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, मुख्य फोकस F से। और जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। अब जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं वह है बिंदु C ही। C पर ही था हमारा बिंब AB, तो जो हमारा प्रतिबिंब है A डैश B डैश वो यहीं बनेगा C पर ही। अब हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल उसी साइज का है। मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लिया हुआ है
बिंब। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो A डैश B डैश है वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमेशा समान साइज का बनेगा। और वास्तविक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उल्टा बनेगा। अब आइए, अब यहाँ पे C पे था तो अब आ जाएगा थोड़ा और हमारे परावर्तक पृष्ठ के पास। तो अब हमने बिंब को कहाँ रख लिया? C और F के बीच में। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण कहाँ से जा रही है? C से होकर गुजर रही है, तो फिर वो C से ही परावर्तित हो जाएगी। अब हम देखें तो यहाँ पे जो दोनों की दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिल रही हैं, यह C से परे मिल रही हैं, C के पीछे मिल रही हैं। तो A डैश B डैश जो बड़ा है, मतलब ये जो प्रतिबिंब हमारा बना है ये बिंब के आकार से विवर्धित है, मतलब बड़ा है, और ये C के परे बना है। तो यह वास्तविक और उल्टा भी है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं, B और D। B और D बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। कैसे? कि यहाँ पे C से परे रखा हुआ था तो बना कहाँ था? C और F के बीच में, और यहाँ पे बना था छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब क्योंकि हमने C और F के बीच में रखा हुआ था और आकार था छोटा, तो कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है और C के परे बन रहा है। तो यहाँ और यहाँ कंपेयर करने पे हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पर बिंब की स्थिति थी, जहाँ इस वाले में D में, वह प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। चलिए अब हम बिंब को थोड़ी और पास ले आते हैं हमारे दर्पण के। अब देखिए, यहाँ पे C और F के बीच में था, यहाँ हम ले आएंगे अब F पर। जो हम F पर ले आए तो यहाँ पे वही दो नियम देखने हैं हमने कि प्रकाश की किरण जब समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और जो वक्रता केंद्र से निकलेगी वह वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों की दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब ये कभी नहीं मिलेंगी। तो हमें इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर मिलेगा। अब इस चीज़ को हम अपने पहले वाले के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पहले वाले पे क्या था कि अनंत पर था हमारा बिंब, तो मुख्य फोकस पर बना था हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य फोकस पर है हमारा बिंब और अनंत पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत अधिक आवर्धित अनंत पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अब हम आ गए आखिरी किरण आरेख पर, जहाँ पे अब हम अपने बिंब को P और F के बीच में रख दिया है, मतलब हमने दर्पण के बिल्कुल ही आगे रख दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है जो P पर आके गिरेगी वह समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह C से होकर गुजरेगी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इनके बीच, दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, तो फिर ये यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेंगे और हमें यह दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत होंगे। अब हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? प्रतीत होंगे, मतलब यह वास्तविक में कभी भी नहीं मिलेंगी परावर्तित किरणें। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा होगा। अब हमने यहाँ पे जो 6 किरण आरेख किए उनमें केवल यही एक है जहाँ पर आभासी
और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। बाकी पांचों के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को वास्तविक और आभासी के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होगा जहाँ पे प्रकाश की किरणें परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, और आभासी वो होगा जहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को। बहुत ही आसान है, केवल 2 ही करने हैं इसमें तो हमें। अब देखो, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वो होगा जिसमें उभरी हुई परावर्तक पृष्ठ होगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अब इसमें हमने एक चीज़ पहले कर ली थी, पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि जो इसमें C और F होते हैं वो परावर्तक पृष्ठ के पिछली तरफ होते हैं, तो वही हमने यहाँ देख रहे हैं। तो अब देखिए कि अनंत पर रखा हुआ है जब एक बिंब, तो उससे आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें हमें F से होती हुई गुजरती हुई नजर आएंगी, और यह हमें प्रतीत होगा कि F से निकल रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F के ऊपर, और वह बिंदु आकार का बहुत ही छोटा होगा। अब क्योंकि प्रतीत हो रहा है, F से निकल रही हैं प्रतीत, तो मतलब आभासी होगा, और यहाँ पे सीधा बनेगा। अब आ जाइए, हमने अपने बिंब को दर्पण के पास ले आए हैं, तो प्रकाश की किरण जो समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई हमें नजर आएगी, और जो C से गुजरेगी वो हमें C से ही वापस लौटती हुई नजर आएगी। तो जब हम इन दोनों को दर्पण के पीछे मिलाएंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, हम देख पा रहे हैं कि वो P और F के बीच में बनेगा। वह बहुत ही छोटा है हमारे बिंब के आकार के मुकाबले। तो दर्पण और F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चलिए अब इन दर्पणों के कुछ उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। इसके अलावा टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट्स में इनका उपयोग किया जाता है ताकि एक शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त किया जा सके। इसी कारण इनका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। इनके अलावा शेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है ताकि प्रतिबिंब बड़ा नज़र आता है इसमें। उत्तल दर्पण का एक बहुत ही रोचक उपयोग ताजमहल का प्रतिबिंब देखने के लिए किया गया है। उसके ताजमहल के सामने जो मकबरा बना हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा उत्तल दर्पण लगाया गया है, और उसमें ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब नज़र आता है। इसके अलावा वाहनों के पश्चिम दृश्य बैक व्यू मिरर में भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, और इसका कारण यही है कि सीधा नज़र आता है प्रतिबिंब। उसके अलावा छोटा ज़रूर होता है, लेकिन छोटा होने के कारण दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है, मतलब पीछे का बहुत बड़ा व्यू देख पाता है ड्राइवर। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर जहाँ भी तीक्ष्ण मोड़ होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वाहन सुरक्षित चलाए जा सकें। धन्यवाद बच्चों।